सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म नहीं हुई थी, वो बदल रही थी। इतिहास हमें अक्सर बताता है कि सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन सच ये है, सभ्यताएं मरती नहीं, वो रूप बदलती हैं। और ठीक उसी तरह जब सिंधु घाटी की महान सभ्यता धीरे धीरे अपने शहरों से गायब हो रही थी, तब भारत की धरती पर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो ईंट और पत्थरों से नहीं, शब्दों से लिखी गई। एक ऐसी सभ्यता जिसने किताबें नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी पूरी ज्ञान परंपरा यादों में संजोकर रखी, जिसे हम आज जानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जिसने भारत को सिर्फ बसाया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा बना दी। आज हम जिस संस्कृति को जानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, जिस दर्शन को समझते हैं, उसकी जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसमें रहस्य है, बहस है और कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या ये लोग बाहर से आए थे या यहीं के थे? क्या ये एक नई सभ्यता थी या सिंधु घाटी का ही नया रूप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इतिहास हमें पूरी सच्चाई बताता है या कुछ कहानियां आज भी छुपी हुई हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानेंगे, हम समझेंगे भारत की असली जड़ें। एक ऐसी सभ्यता जो धीरे धीरे गांवों में बसती है, जो पशुओं के साथ चलती है, जो अग्नि के सामने बैठकर आकाश से बात करती है, जहां शब्द मंत्र बन जाते हैं और ध्वनि ज्ञान बन जाती है। यही है वैदिक सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। तो चलिए वापस चलते हैं उन दिनों में जब इंसान शहरों से गांव की ओर बढ़ रहा था, जब जीवन सरल था लेकिन विचार गहरी थी, और जब भारत अपनी आत्मा खोज रहा था। सिंधु घाटी का ही नया रूप? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इतिहास हमें पूरी सच्चाई बताता है या कुछ कहानियां आज भी छुपी हुई हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानेंगे, हम समझेंगे भारत की असली जड़ें। एक ऐसी सभ्यता जो धीरे धीरे गांवों में बसती है, जो पशुओं के साथ चलती है, जो अग्नि के सामने बैठकर आकाश से बात करती है, जहां शब्द मंत्र बन जाते हैं और ध्वनि ज्ञान बन जाती है। यही है वैदिक सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। तो चलिए वापस चलते हैं उन दिनों में जब इंसान शहरों से गांव की ओर बढ़ रहा था, जब जीवन सरल था लेकिन विचार गहरी थी, और जब भारत अपनी आत्मा खोज रहा था। इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक, आर्य कौन थे? क्या वे बाहर से आए थे या यहीं के थे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत की पहचान से जुड़ा हुआ एक रहस्य है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना जरूरी है। आर्यन कोई रेस नहीं था, ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, यानी जो लोग एक खास तरह की भाषा बोलते थे, जिसे हम आज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। इस फैमिली में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब आर्य एक जाति नहीं, बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़े लोग थे। अब असली सवाल, ये लोग आए कहां से? इतिहास में इसके दो बड़े विचार हैं। पहला विचार कहता है कि आर्य मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। वे धीरे धीरे घोड़े,
रथ पशुओं के साथ भारत में प्रवेश किए और फिर यहां बस गए। इस थ्योरी के पीछे कुछ बड़े सबूत हैं। भाषा की समानता, घोड़े और रथ का उपयोग, इंडो यूरोपियन कनेक्शन। उदाहरण के लिए संस्कृत और यूरोप की भाषाओं में कई शब्द एक जैसे हैं, जैसे मातृ, मदर, पितृ, फादर। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कनेक्शन है। दूसरा विचार कहता है आर्य कहीं से आए नहीं थे, वे यहीं के थे। भारत में ही उनकी उत्पत्ति हुई और फिर यहीं से उनकी संस्कृति बाहर फैली। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कोई क्लियर इन्वेजन एविडेंस नहीं, कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है। यानी इंडस वैली और वैदिक कल्चर में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत, घोड़ा। इंडस वैली में घोड़े के बहुत कम एविडेंस मिलते हैं, लेकिन वैदिक टेक्स्ट्स में घोड़े का बहुत महत्व है और रथ का भी। इससे कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नई संस्कृति बाहर से इन्फ्लुएंस लेकर आई। अब सबसे जरूरी बात, क्या आर्य आक्रमण करके आई थी? पुरानी समय में आर्यन इन्वेजन थ्योरी फेमस थी, जिसमें कहा गया युद्ध हुआ, सिटीज डिस्ट्रॉय हुई। लेकिन आज की मॉडर्न रिसर्च में ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। न बड़ी युद्ध के निशान, न डिस्ट्रक्शन लेयर्स। इसलिए अब हिस्टोरियंस कहते हैं ये इन्वेजन नहीं था, ये माइग्रेशन था। धीरे धीरे आने वाला बदलाव, जहां लोग आए, मिले और नई संस्कृति बनी। कुछ कनेक्शन हो सकता है। सबसे दिलचस्प सवाल, क्या हुआ जब इंडस वैली के लोग और नए आने वाले लोग आपस में मिले? शायद कल्चर्स मिक्स हुए, ट्रेडिशंस बदले, नई पहचान बनी। यही ट्रांसफॉर्मेशन वैदिक सिविलाइजेशन का जन्म हो सकता है। आर्य कौन थे? इसका जवाब आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है, ये कहानी लड़ाई की नहीं बल्कि बदलाव की है, जहां लोग आए, मिले और मिलकर एक नई सभ्यता बनाई। अगर वैदिक सभ्यता को समझना है तो हमें उसके दिल को समझना होगा, और उस दिल का नाम है वेदास। वेद ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उस समय के लोगों की सोच है, उनकी आवाज है, उनका ज्ञान है। और सबसे खास बात, ये लिखे नहीं गए थे, इन्हें याद रखा गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी, शब्द से शब्द, ध्वनि से ध्वनि। इन्हें कहा जाता है श्रुति, जो सुना गया। मतलब ये डिवाइन नॉलेज माना जाता था। 4 वेद, पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए। वेद 4 हैं और हर एक अपने आप में एक दुनिया है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद। इसमें 1000 से ज्यादा सूक्त यानी हिम्स हैं। ये हिम्स देवताओं की स्तुति, प्रकृति की व्याख्या, जीवन के सवाल। इसमें हमें मिलता है समाज कैसा था, लोग क्या सोचते थे, उनका जीवन कैसा था। यानी ऋग्वेदा सिर्फ धर्म नहीं, पूरी सोसाइटी का मिरर है। यजुर्वेद, कर्म और अनुष्ठान। दूसरा वेद यजुर्वेद, ये बताता है यज्ञ कैसे किया जाए, रिचुअल्स कैसे हों। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। जहां ऋग्वेदा सोच है, वहां यजुर्वेदा एक्शन है। सामवेद, संगीत और ध्वनि। तीसरा वेद सामवेद, ये सिर्फ पढ़ा नहीं जाता था, इसे गाया जाता था। यहीं से भारतीय संगीत की शुरुआत मानी जाती है। ध्वनि मंत्र बन जाती थी। चौथा अथर्ववेद, आम जीवन का ज्ञान। और चौथा अथर्ववेद, ये सबसे अलग है। इसमें बीमारियों की इलाज, जादू टोना, रोजमर्रा का जीवन। मतलब ये आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ वेद है। अब सोचो, 5000 साल पहले न कागज न किताब, फिर भी इतना विशाल ज्ञान,
सिर्फ याद करके सुरक्षित रखा गया। इतनी परफेक्शन के साथ एक शब्द भी नहीं बदला। ये ह्यूमन मेमोरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। बहुत लोग सोचते हैं वेद सिर्फ धर्म है, लेकिन वेद साइंस, फिलॉसफी, नेचर, लाइफ सब कुछ सिखाते हैं। ये जीवन को समझने का तरीका है। वेदों में प्रकृति को भगवान माना गया। अग्नि, वायु, जल, मतलब इंसान और प्रकृति अलग नहीं थे, वो एक ही थे। अब सवाल, क्या ये ज्ञान अचानक आया या ये पहले से चल रहा था? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं इंडस ट्रेडिशंस, वैदिक आइडियाज, यानी ये एक कंटिन्यूटी भी हो सकती है। सभ्यता सिर्फ किताबों से नहीं समझी जाती, वो समझी जाती है लोगों के जीने के तरीके से। वे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनका दिन कैसे गुजरता था। और वैदिक सभ्यता की सबसे खास बात ये है कि इसका जीवन समय के साथ बदलता रहा। इसे हम दो हिस्सों में समझते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक लाइफस्टाइल 1500 to 1000 BC। शुरुआत में वैदिक लोग घुमंतु थे। वो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वे चलते रहते थे अपने पशुओं के साथ नए चारागाह की खोज में। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं बल्कि पशु थे, खासकर गाय। गाय उनके लिए धन थी, सम्मान थी, जीवन का आधार थी। इसीलिए युद्ध भी कभी कभी पशुओं के लिए होते थे। उनके घर बहुत सिंपल होते थे, लकड़ी और घास से बने। कोई बड़े शहर नहीं थे, बस छोटे छोटे समूह जिन्हें जन कहा जाता था। उनका दिन सुबह पशुपालन, दोपहर में आराम या छोटे काम, शाम को यज्ञ और सभा। खाने में दूध, दही, घी, जौ, बार्ले, मांस भी कभी कभी खाया जाता था। समाज काफी सिंपल और बराबरी वाला था। कोई बहुत बड़ा अमीर या गरीब अंतर नहीं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा ले सकती थीं, सभाओं में भाग लेती थीं। मतलब ये एक सिंपल लेकिन बैलेंस्ड लाइफ थी। लेटर वैदिक लाइफस्टाइल 1000 to 600 BCE। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। स्थायी यानी सेटल्ड होने लगे। अब वे एक जगह बसने लगे और यहीं से शुरू हुआ कृषि आधारित जीवन। अब खेती मुख्य काम बन गया और इसके साथ आया लोहे का उपयोग, आयन का उपयोग। लोहे के औजारों ने जंगल काटना आसान किया, खेती बढ़ाई और धीरे धीरे गांव बने, फिर छोटे शहर बनने लगे। अब समाज भी बदल गया। वर्णा सिस्टम मजबूत होने लगा। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूल्स फिक्स्ड होने लगे। जहां पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब हायरार्की बढ़ने लगी। महिलाओं की स्थिति पहले से कमजोर होने लगी। उन्हें वे शिक्षा ले सकती थीं, सभाओं में भाग लेती थीं। मतलब ये एक सिंपल लेकिन बैलेंस्ड लाइफ थी। कम स्वतंत्रता मिली, शिक्षा कम हो गई, खाने में गेहूं, चावल, राइस का उपयोग बढ़ा, डाइट ज्यादा डाइवर्स हो गया, घर मजबूत होने लगे, लकड़ी प्लस मिट्टी, समाज कॉम्प्लेक्स हो गया, राजा की शक्ति बढ़ने लगी और राज्य किंगडम्स बनने लगे। अब जरा सोचो, एक ही सभ्यता, दो बिल्कुल अलग रूप। पहले घुमंतु जीवन, फिर स्थायी कृषि जीवन। ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने भारत के भविष्य को शेप दिया। अर्ली वैदिक लाइफ सिंपल था, नेचुरल था। लेटर वैदिक लाइफ ऑर्गेनाइज था, कॉम्प्लेक्स था। और इसी बदलाव में भारत की असली कहानी छुपी है, जहां सिंप्लिसिटी
स्ट्रक्चर बना, नेचर सिस्टम बना। यहीं से एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर बनती है। किसी भी सभ्यता को समझना है तो उसके समाज को समझना जरूरी है, क्योंकि समाज ही तय करता है कौन क्या करेगा, किसकी क्या पहचान होगी और किसकी कितनी ताकत होगी। वैदिक सभ्यता में समाज धीरे धीरे बदलता है। सबसे पहले वर्ना सिस्टम। आज हम इसे कास्ट सिस्टम के रूप में जानते हैं, लेकिन शुरुआत में ये रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। ये सिर्फ एक डिवीजन ऑफ वर्क था। काम के आधार पर लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया। 4 वर्ण, 4 वर्णास: ब्राह्मण, ज्ञान और पूजा; क्षत्रिय, शासन और युद्ध; वैश्य, व्यापार और कृषि; शूद्र, सेवा और श्रम। अब इसे समझो। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ज्ञान के रक्षक, वेदों का अध्ययन, यज्ञ करवाना। ये सोसाइटी के टीचर्स और गाइड्स थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय, राजा, योद्धा, सुरक्षा। इनका काम था समाज की रक्षा करना। वैश्य, वैश्या, किसान, व्यापारी, पशुपालक। ये इकोनॉमी चलाते थे। और इसी बदलाव में छुपा है भारत की सोशल सिस्टम का जन्म। सेवा कार्य, श्रम। ये बाकी तीनों वर्गों की मदद करते थे। अब सबसे जरूरी बात, शुरुआत में ये जन्म से तय नहीं था। कोई भी अपना काम बदल सकता था। मतलब ये फ्लेक्सिबल सिस्टम था और रिलेटिवली इक्वल भी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। वर्ना सिस्टम रिजिड होने लगा। अब जन्म से तय होने लगा। आप किस घर में पैदा हुए, वही आपकी पहचान बन गई। और यहीं से इनइक्वालिटी शुरू हुई। वैदिक समाज परिवार आधारित था। जॉइंट फैमिली सिस्टम आम था। परिवार का मुखिया पुरुष, पेट्रियार्क होता था। निर्णय वही लेता था। लेकिन परिवार एक यूनिट की तरह काम करता था। सेवा कार्य, श्रम। ये बाकी तीनों वर्गों की मदद करते थे। अब सबसे जरूरी बात, शुरुआत में ये जन्म से तय नहीं था। कोई भी अपना काम बदल सकता था। मतलब ये फ्लेक्सिबल सिस्टम था और रिलेटिवली इक्वल भी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। वर्ना सिस्टम रिजिड होने लगा। अब जन्म से तय होने लगा। आप किस घर में पैदा हुए, वही आपकी पहचान बन गई। और यहीं से इनइक्वालिटी शुरू हुई। वैदिक समाज परिवार आधारित था। जॉइंट फैमिली सिस्टम आम था। परिवार का मुखिया पुरुष, पेट्रियार्क होता था। निर्णय वही लेता था। लेकिन परिवार एक यूनिट की तरह काम करता था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। वैदिक समाज में 2 असेंबलीज थीं, सभा, समिति। ये फैसले लेने में मदद करती थीं, राजा को कंट्रोल करती थीं। मतलब ये पूरी तरह मोनार्की नहीं थी, कुछ हद तक डेमोक्रेसी भी थी। अब बात करते हैं महिलाओं की। अर्ली वैदिक में विमेन रिस्पेक्टेड थीं, एजुकेशन मिलती थी, डिबेट्स में भाग लेती थीं। कुछ महान महिलाएं भी थीं, गार्गी, मैत्रेयी, जो बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा करती थीं। लेटर वैदिक में स्टेटस डिक्लाइन हुआ, एजुकेशन कम हुई, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी। यानी समय के साथ वैदिक समाज में धर्म, ड्यूटी, सत्य, ऋण, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थे। लोग नियमों का पालन करते थे, समाज के प्रति जिम्मेदार थे। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। अब जरा सोचो, एक सिंपल सोसाइटी धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बदल रही है, जहां इक्वालिटी हायरार्की में, फ्रीडम रूल्स में। यही बदलाव भारत के फ्यूचर को शेप देता है। वर्ना सिस्टम शुरुआत में व्यवस्था था, लेकिन समय के साथ भेदभाव बन गया। और यही एक सोसाइटी को मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी। अब जरा सोचो, एक सिंपल सोसाइटी धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बदल रही है, जहां
इक्वालिटी हायरार्की में, फ्रीडम रूल्स में। यही बदलाव भारत के फ्यूचर को शेप देता है। वर्ना सिस्टम शुरुआत में व्यवस्था था, लेकिन समय के साथ भेदभाव बन गया, और यही एक सोसाइटी को मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी। हर सभ्यता की एक आत्मा होती है, और उस आत्मा को समझने का एक ही तरीका है, उसके धर्म को समझना। वैदिक सभ्यता का धर्म मंदिरों में बंद नहीं था, वो खुला था, आकाश में, अग्नि में, हवा में, क्योंकि उनके लिए वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था बारिश यानी जीवन, आग यानी ऊर्जा, हवा यानी सांस, यानी भगवान कहीं दूर नहीं था, वो उनके आसपास ही था। अब जानते हैं उनके मुख्य देवताओं को। इंद्र यानी बिजली, तूफान, युद्ध। उन्हें माना जाता था सबसे शक्तिशाली, क्योंकि वो बारिश लाते थे, और बारिश जीवन लाती थी। अग्नि यानी फायर, लेकिन सिर्फ आग नहीं, वो थे देवताओं और इंसानों के बीच का पुल। हर यज्ञ में अग्नि को बुलाया जाता था, ताकि हमारी प्रार्थना देवताओं तक पहुंचे। वरुण यानी नियम और सत्य के देवता, यानी जल, कॉस्मिक ऑर्डर। ये सिर्फ पानी के देवता नहीं थे, ये थे नियम, सत्य, संतुलन। मतलब धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि नियमों का पालन भी था। प्रकृति ही भगवान थी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, यज्ञ। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक कनेक्शन था इंसान और भगवान के बीच। इसमें अग्नि जलाई जाती थी, मंत्र बोले जाते थे, आहुति दी जाती थी, और माना जाता था कि धुआं सीधी देवताओं तक जाता है, यानी प्रार्थना को रूप दिया गया। अब एक शॉकिंग फैक्ट, वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्तियां नहीं, कोई बड़े धार्मिक भवन नहीं, क्योंकि भगवान को किसी एक जगह बांधा नहीं गया, वो हर जगह था। लेकिन समय के साथ धर्म और भी गहरा होता गया, सिर्फ पूजा से सोच तक। और यहीं से जन्म हुआ उपनिषद्स, जहां सवाल पूछे गए, हम कौन हैं, दुनिया क्या है, सच क्या है। यहीं से आया ब्रह्म, यूनिवर्सल ट्रूथ, आत्मा, सोल। मतलब भगवान बाहर नहीं, हमारी अंदर भी है। अब जरा समझो, शुरुआत में सिंपल नेचर वर्शिप, फिर रिचुअल्स, और फिर डीप फिलॉसफी। ये एवोल्यूशन दुनिया की सबसे गहरी सोच में बदल गया। वैदिक धर्म किसी एक भगवान की कहानी नहीं, ये प्रकृति, इंसान, ब्रह्मांड, तीनों के बीच का रिश्ता है। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये सोच आज भी जिंदा है, हमारी अंदर भी है। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, वो कैसे कमाते थे और उन पर राज कौन करता था, यानी इकोनॉमी और पावर। वैदिक सभ्यता में ये दोनों चीजें समय के साथ बदलती हैं। शुरुआत में वैदिक अर्थव्यवस्था बहुत सिंपल थी। ये मेनली आधारित थी पशुपालन पर। गाय सबसे बड़ी संपत्ति थी, जिसके पास ज्यादा गायें वही ज्यादा अमीर। यहां तक कि धन को मापा भी गायों से जाता था। इसीलिए गो शब्द वेल्थ से जुड़ा हुआ था। पशुपालन सिर्फ काम नहीं था, ये पूरी इकोनॉमी का बेस था। दूध, घी, दही, सब कुछ गायों से आता था। और युद्ध भी कैटल के लिए होते थे। लेकिन समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग
बसने लगे और यहीं से खेती शुरू हुई। शुरुआत में जौ, फिर गेहूं, चावल। अब इकोनॉमी स्टेबल होने लगी क्योंकि फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, लोहे का उपयोग। जब आयरन आया, जंगल काटना आसान, खेती बढ़ी, नए क्षेत्र बसे। इससे इकोनॉमी तेजी से बढ़ी। अब बात करते हैं व्यापार की। शुरुआत में बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान, कोई कॉइन्स नहीं। बाद में निष्क, मेटल पीसेस यूज होने लगे। व्यापार लोकल लेवल पर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ। वैश्य वर्ग इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। अब सबसे पावरफुल पार्ट, राजनीति। शुरुआत में छोटी छोटी ट्राइब्स, जिन्हें कहा जाता था जन। हर जन का एक लीडर होता था। राजा 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 की असली पावर, राजा सबसे ऊपर होता था। लेकिन उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं थी। उसे कंट्रोल करती थी सभा, समिति। मतलब राजा को भी जवाब देना पड़ता था। सभा, एल्डर्स की काउंसिल, समिति, जनता की असेंबली। ये दोनों मिलकर फैसले लेते थे, राजा को सलाह देते थे। यानी ये पूरी तरह मोनार्की नहीं थी, ये अर्ली डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम था। लेकिन समय के साथ राजनीति भी बदल गई। अब बड़े राज्य बनने लगे, राजा की शक्ति बढ़ने लगी और वॉर्स बढ़ने लगे। अब पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई। आप जरा सोचो, एक सिंपल कैटल इकोनॉमी धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर सिस्टम बन रही है। छोटी ट्राइब्स बड़ी राज्यों में बदल रही हैं। यही बदलाव इंडिया की फ्यूचर सिविलाइजेशन का बेस बनता है। वैदिक इकोनॉमी हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती और पावर सिर्फ ताकत नहीं होती। जब दोनों संतुलन में होते हैं, तभी एक सभ्यता महान बनती है। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो हमारे आज में, हमारे अंदर जीता है। और वैदिक सभ्यता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सबसे पहले भाषा। जिस भाषा में वेद लिखे गए, संस्कृत, वो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि आज की कई भाषाओं की जड़ है। हिंदी, मराठी, बंगाली, इन सब की जड़ संस्कृत में है। मतलब हम जो बोलते हैं उसमें भी वैदिक सभ्यता जिंदा है। अब बात करते हैं उस सोच की जो पूरी दुनिया में फैली। योग, ध्यान, आत्मा का विचार, ये सब वैदिक परंपरा से निकले और आज पूरी दुनिया इन्हें अपना रही है। मतलब एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मॉडर्न वर्ल्ड को गाइड कर रही है। आज जो हम देखते हैं, मंदिर, पूजा, मंत्र, इन सब की जड़ वैदिक काल में है। हालांकि समय के साथ धर्म इवॉल्व हुआ, लेकिन उसका बेस वही रहा। अब एक सच्चाई जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, वर्णा सिस्टम, जो शुरुआत में काम के आधार पर था, वही आगे चलकर कास्ट सिस्टम बन गया और आज भी उसका असर हमारे समाज में दिखता है। ये वैदिक लेगेसी का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। वैदिक सभ्यता ने हमें सिर्फ रिचुअल्स नहीं दिए, बल्कि सोच का तरीका दिया। सवाल पूछना, सत्य खोजना, यही आज की साइंस का बेस है। मतलब ये सिर्फ पास्ट नहीं, फ्यूचर भी है। अब सबसे बड़ी बात, वैदिक सभ्यता कभी खत्म नहीं हुई, ये आज भी चल रही है। हर मंत्र में, हर त्योहार में, हर परंपरा में ये हमारे अंदर जीता है। हम सोचते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम हिस्ट्री का हिस्सा हैं। हम उसी कहानी का कंटिन्यूएशन है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। तो अगली बार जब आप
कोई मंत्र सुने या कोई परंपरा निभाएं, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप 5000 साल पुरानी कहानी का हिस्सा हैं। इतिहास की इस लंबी यात्रा में हमने देखा कैसी एक सभ्यता शहरों से शुरू होकर विचारों में बदल गई, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन में बदल गई, और कैसे उसका असर आज भी हमारी जिंदगी में जिंदा है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो आपकी अपनी कहानी है। आप उस सिविलाइजेशन की वंशज हैं जो हजारों साल पहले इस धरती पर जी रही थी। अगर आपको ऐसी ही डीप और सच के करीब स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि सोच बदल देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज्ञान इतिहास की इस लंबी यात्रा में हमने देखा कैसी एक सभ्यता शहरों से शुरू होकर विचारों में बदल गई, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे वैदिक सिविलाइजेशन में बदल गई, और कैसे उसका असर आज भी हमारी जिंदगी में जिंदा है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो आपकी अपनी कहानी है। आप उस सिविलाइजेशन की वंशज हैं जो हजारों साल पहले इस धरती पर जी रही थी। अगर आपको ऐसी ही डीप और सच के करीब स्टोरीज पसंद है जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि सोच बदल देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज्ञान इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो हमारे आज में, हमारे अंदर जिंदा रहता है। और वैदिक सभ्यता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। भाषा, जिस भाषा में वेद लिखे गए, संस्कृत, वो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि आज की कई भाषाओं की जड़ है। हिंदी, मराठी, बंगाली, इन सब की जड़ संस्कृत में है। मतलब हम जो बोलते हैं उसमें भी वैदिक सभ्यता जिंदा है। योग, ध्यान, आत्मा का विचार, ये सब वैदिक परंपरा से निकले, और आज पूरी दुनिया इन्हें अपना रही है। मतलब एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मॉडर्न वर्ल्ड को गाइड कर रही है। मंदिर, पूजा, मंत्र, इन सब की जड़ वैदिक काल में है। हालांकि समय के साथ धर्म इवॉल्व हुआ, लेकिन उसका बेस वही रहा, वर्ण सिस्टम।